और ये ग्लोबल मार्केट है जो बहुत फ्लक्चुएट कर रही हैं, जैसे कि मेटल्स की और साथ ये क्रूड ऑयल वगैरह ऑयल की मार्केट है। तो इनका हमारी पीएसएक्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? आमिर भाई, मेरा अपनी असेसमेंट ये है कि ये मार्केट का जो मैक्सिमम अपसाइड है ना मौजूदा रैली का, ये 2 लाख को क्रॉस नहीं कर पाएगा। मेरे ख्याल में तो ये मार्केटें टोटल दुनिया की ये क्रैश हो जाएंगी अगर ये इस तरफ जाता है ये मामला। तो लिहाजा इन चीजों के अंदर प्राइस बढ़ने से पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ये पाकिस्तान इकानमी के लिए बहुत नुकसानदेह है। ये फैल के पूरी रीजनल बल्कि आगे चल के वर्ल्ड वॉर की तरफ ये मामला जा सकता है। पाकिस्तान जैसे कंट्री की स्टॉक मार्केट तो टोटल टोटल क्रैश हो जाएगी। आप जरा रोशनी डालें कि बीएमएल आगे क्या करने जा रहा है। एनसीपीएल, एनपीएल और एनएमएल तीनों नीचे आए हैं, तो इसके हवाले से फर्दर बताएं कि ये ग्रुप आगे परफॉर्म कर सकता है या अभी ये कुछ इश्यूज की वजह से ये डाउन ट्रेंड में आ जाए। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, इसने पहले कैप लगाया, फिर फ्लोर लगाया, रिजल्ट भी अच्छा आया, उसके बावजूद ये डाउन है। क्या वजह है इस? हेस्कोल के मुतालिक बताएं, डिफॉल्ट में अभी तक है और इस पर पीछे रैली भी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बड़ी स्पेशल वीडियो होने जा रही है क्योंकि हम आपके सामने एक ऐसी हस्ती लेके आ रहे हैं जो आपको गाहे बगाहे माजी में भी आपको गाइड करते रहे हैं और जो जो प्रिडिक्शंस उन्होंने की है अल्हम्दुलिल्लाह देखें मार्केट रिगार्डिंग भी जा रही है और जो स्टॉक्स भी बताए हैं वो भी चल रहे हैं। और ख़ास तौर पे ये देखें, कल जो है वो 6 फरवरी के हवाले से जो है ये वीडियो कल लगेगी और फरवरी के हवाले से जैसे रमज़ान आगे आ रहा है उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन लोगों के हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे कि आगे रमज़ान में मार्केट कैसी होगी और मार्केट का आगे बुल रन क्या कंटिन्यू करेगा या फिर कुछ नेगेटिव खबरों की वजह से डाउन आएगा, जैसे कि ईरान और यूएसए के हवाले से कुछ जंग के मामला कभी कूल डाउन होते हैं, कभी टेम्परेचर हाई हो जाता है। ये तमाम चीजें हैं वो मुकम्मल आपके सामने रखेंगे और बड़ी अच्छी जो है गुफ्तगू होगी। तो आपके सामने है जी जनाब नईम रफी साहब, रफी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ। सर, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है आमिर भाई, अल्लाह का बड़ा करम है, बिल्कुल ठीक ठाक। जी वालेकुम सलाम। सर, व्यूअर्स ने काफी ज्यादा फरमाइश की थी कि रफी साहब के साथ एक और सिटिंग होनी चाहिए, तो आज हमारी दोस्तों कोशिश तो थी कि रफी साहब के साथ आमने सामने जो है हम पॉडकास्टिंग करें और जरा खुल के बातें हों, लेकिन क्योंकि लाहौर में आपने देखा है कि बसंत का इवेंट है, रश हर जगह पे है बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से पहुंच नहीं सके। रफी साहब ऐसे लाहौर में ही है लेकिन फिर भी हमें फिर अपना ऑनलाइन ही करना पड़ा। सर, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जो पब्लिक ने काफी ज्यादा हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने पूछे हैं और दूसरे नंबर पे उन्होंने थैंक्स भी किया है कि हमने जो अकाउंट्स हमने रफी सिक्योरिटीज में खोले हैं, अच्छी सर्विसेज आ रही है और फर्दर हमने उन्हें ये भी बताया कि हम बहुत जल्द रास्ट आईडी पे कन्वर्ट कर रहे हैं कि आपकी पेमेंट्स का जो ट्रांसफर का सिस्टम है या विड्रॉ का वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी भी आपके सामने नंबर चल रहे हैं, जिसने अकाउंट खुलवाना है फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट खोल रहे हैं और कम स्लैब्स के ऊपर और उसके साथ साथ आपको सर्विसेज की फैसिलिटीज भी दे रहे हैं कि आपको सिर्फ ये नहीं कि अकाउंट खुलेगा, आपको स्टॉक्स के हवाले से, मार्केट के हवाले से जो उतार चढ़ाव होगा साथ साथ आपको गाइड करेंगे। नहीं साहब, सबसे पहला क्वेश्चन है कि फरवरी का महीना शुरू हो चुका है, रमजान की आमद है, इसके हवाले से पहले थोड़ा सा गाइड करते हैं तमाम दोस्तों को कि आगे फरवरी जिसमें कि रमजान भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो यानी कि कुछ दिन मार्च के भी होंगे, रमजान के हवाले से मार्केट कैसी हो सकती है? क्या मार्केट में तेजी बरकरार रहेगी या स्लो डाउन हो जाएगा? क्योंकि एक तो देखें आवर्स भी कम हो जाते हैं और मसरूफियत भी होती है सहरी की, अफ्तारी की, तो इस दौरान मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर भाई, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया रमजान और फरवरी के महीने के बाबत। इसमें मेरी पर्सनल असेसमेंट ये है कि मार्केट की जो मौजूदा एक स्टेटस है कंटिन्यूटी एक रैली का, ये रैली रमजान के शुरू में तो बरकरार रहेगी, मिड रमजान और आखिर रमजान में मेरा अंदाजा ये है कि ये थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएगी, प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाएगी, क्योंकि फरवरी के महीने में बैंक्स के रिजल्ट एक्सपेक्टेड है और इन रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन के ऊपर और अनाउंसमेंट के ऊपर मार्केट में एक्साइटमेंट रहेगी। तो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि फरवरी के शुरू में और रमजान के आगाज में
तो ये एक्साइटमेंट और तेजी का सिलसिला जारी रहेगा और उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग मुझे मार्केट में होते हुए नजर आ रही है, जिससे मार्केट स्लो डाउन भी होगी और शायद इंडेक्स वाइज भी मार्केट थोड़ी सी नीचे भी जाए। तो इस चीज को जहन में रख के स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि सेफली मार्केट में काम भी कर सके और साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग भी होती चली जाए। सर इसमें थोड़ा ये भी बता दें कि इंडेक्स कहाँ पे जाके कुछ करेक्शन की तरफ आ सकता है, क्योंकि पिछला हाई इसने 1,91,000 का इसने दिखाया हुआ है, तो क्या वही इसकी रेजिस्टेंस होगी फरवरी में या थोड़ा मजीद अप जाके तो वहां से ये थोड़ा करेक्शन ले? आमिर भाई, मेरा अपनी असेसमेंट ये है कि ये मार्केट का जो मैक्सिमम अपसाइड है ना मौजूदा रैली का, ये 2 लाख को क्रॉस नहीं कर पाएगा, इसके नीचे नीचे रहेगा। ये 1,91,000 से 1,000-2,000 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है, एक नया हाई लेवल भी बना सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि एक सेशन में आपको हमने बताया था कि हमारी रिसर्च टीम की असेसमेंट ये है कि पूरे साल में जो मैक्सिमम एक टारगेट है 210 का है, 2,10,000 KSE 100 का है टारगेट, जबकि अभी ये फरवरी का महीना आगाज हुआ है, तो बाद में भी अभी 9-10 महीने बाकी हैं, तो उसके दौरान भी मार्केट ने ट्रेड करना है, प्ले करना है, तो करेक्शन लेके मार्केट अपने लिए गुंजाइश पैदा करेगी ताकि आइंदा जो आगे की जर्नी है तेजी की वो बरकरार रह सके। तो लिहाजा इन शॉर्ट ये है कि 193 192 के लगभग मुझे मैक्सिमम साइड लगती है, वहां पे फिर प्रॉफिट टेकिंग और फिर थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन मुझे फील हो रही है। जी दोस्तों, देखा आपने कि 192 का जो है वो नईम साहब ने टारगेट दिया है कि मार्केट करेक्शन भी ले सकती है, तो थोड़ा सा अलर्ट होके आप काम करें, बुलिश बैठे आप, लेकिन वही बात है कि 191 या 192.3 तक मार्केट जाके उसके बाद करेक्शन भी ले सकती है, क्योंकि बोर्ड मीटिंग सीजन चल रहा है, डेट्स आ रही हैं, जो रिजल्ट्स आने हैं जैसे कि डिविडेंड के हवाले से और अर्निंग के हवाले से मार्केट उसको पहले से प्राइस कर चुकी है। जैसे कि एफएफसी का आपने देखा, रिजल्ट आया उसके बाद करेक्शन, और जीजी स्टॉक का रिजल्ट आएगा उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला आप देखेंगे। जी नहीं साहब, आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कि काफी मार्केट में जो है वो लगा लें कि एक तरह की ना काफी घबराहट भी है और काफी अग्रेसिव भी हैं लोग। सुपर टैक्स के हवाले से काफी बातें हो रही हैं। आपने देखा कि पहले सुप्रीम कोर्ट से केस ये कन्वर्ट हो गया आईनी अदालत गवर्नमेंट के पास, और इन्होंने फिर वक्त इन्होंने कहा कि हम इसको अभी खत्म नहीं करेंगे, ठीक है, हम ये राइट रखते हैं कि इसको हम लॉन्ग टर्म जितनी देर मर्जी रखें या इसको टोटल भी खत्म कर दें। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या ये सुपर टैक्स के खत्म होने की एक इंडिकेशन है, या फिर ये आने वाले 2-3 महीनों में इसको स्लैब वाइज थोड़ा थोड़ा करके कम कर सकते हैं? अगर ये कम होता है तो मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? अगर टैक्स देखें लगा हुआ है वो तो इम्पैक्ट मार्केट ले चुकी है, ठीक है, अब अगर ये टैक्स खत्म होता है या स्लैब वाइज कम होता है तो मार्केट इसको कैसा वेलकम करेगी? अमित भाई, अगर तो टैक्स खत्म होता है ये तो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा मार्केट पे, खासतौर पे लार्ज कैप कंपनीज के लिए इम्पैक्ट होगा जो कि सुपर टैक्स की जद में आते हैं। लेकिन ये खुशफहमी है, मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि ये सुपर टैक्स खत्म नहीं होगा, ये बरकरार रहेगा। अलबत्ता इसमें जो रिलीफ मिल सकता है वो ये मिल सकता है कि 1%, 1.5%, 2% करके एनुअली बेसिस पे गवर्नमेंट इसको रिड्यूस करती चली जाए, वो जाके 5 साल या 6 सालों के बाद जाके खत्म हो। इससे पहले मुझे खत्म होने का इम्कान नजर नहीं आता और इसकी नेगेटिविटी का इम्पैक्ट मार्केट में बरकरार रहेगा। तो इसी चीज को जिल में रख के चलना चाहिए कि जो सुपर टैक्स लग गया है वो कंपनीज ने अदा भी करना है और आइंदा भी ग्रेजुअली कम होते हुए इसको अदा करते चला जाना। ठीक हो गया सर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि मार्केट देखें इस वक्त अपने पूरे अरूज पे जा रही है और माशाल्लाह मार्केट में थोड़ी करेक्शन भी आ रही है, साथ साथ मार्केट जो आइटमें ज्यादा बढ़ चुकी हैं करेक्शन है, और जो नहीं बढ़ी उसमें तेजी भी है। तो आप कौन सा एक ऐसा सेक्टर जो आप समझते हैं कि आने वाले चंद माह में या दिसंबर तक ये जो 2026 का चल रहा है वो सेक्टर जो है लाइमलाइट पे रहेगा और उसमें स्टॉक्स मजीद आपको अपने हाई से हाई लगाते हुए नजर आएंगे? अमर भाई, अभी तक तो जो परफॉर्मेंस रही है ना पिछले अरसे में, उसमें आपने देखा होगा फर्टिलाइजर सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब आइंदा आने वाले दिनों में मैं ख्याल करता हूं कि सीमेंट सेक्टर के अंदर पोटेंशियल है कि ये परफॉर्म करे, और उसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल का सेक्टर है
जिसके अंदर पोटेंशियल है ये परफॉर्म करें। ये दो सेक्टर और सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड ही स्टील सेक्टर भी है। तो ये तीन सेक्टर है जो मैं समझता हूँ आइंदा दिनों में ये परफॉर्म करेंगे, और बल्कि जून के बाद इनकी परफॉर्मेंस मजीद बेहतरी की तरफ होती चली जाएगी। सीमेंट सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर और स्टील सेक्टर, ये मैंने आपको बताया तीन सेक्टर। सर आगे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे काफी ज्यादा इन्वेस्टर, नए भी पुराने भी, खौफजदा हैं, परेशान भी हैं। कुछ तो अपने पोर्टफोलियो को सब वाइट वॉश करके बैठ गए हैं कि भाई आगे बहुत बड़ी मंदी आने जा रही है। और गोल्ड की मार्केटें, सिल्वर की मार्केटें आप इंटरनेशनल ग्लोबली देखें, सब फ्लक्चुएशन, बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन हो रही है, जिसकी बड़ी वजह पीछे है जी अमेरिका और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट। इसके हवाले से आपने थोड़ा ब्रीफ करना है कि मार्केट पे आया कि देखें, एक तो रूमर्स है मार्केट में कि जी चाइना और रशिया ये गोल्ड को एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, रिजर्व अपने बनाने के लिए, ताकि डॉलर पे असर जो है उसका जो है पावर को कम किया जाए। दूसरी तरफ ये एक जो बड़ी जंग को भी इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि कमोडिटीज उधर आप देखें ऑयल मार्केटों में क्रूड ऑयल भी एकदम जंप किया था, अभी तो थोड़ा रुका हुआ है। अगर मजीद इनके जो अब कुछ मज़ाकरात शुरू हुए हैं इनके, अगर वो नाकाम हो जाते हैं तो उस सूरत में मार्केटों पे क्या असर आएगा। और ये ग्लोबल मार्केटें जो बहुत फ्लक्चुएट कर रही हैं, जैसे कि मेटल्स की और साथ ये क्रूड ऑयल वगैरह ऑयल की मार्केटें, तो इनका हमारी पीएसएक्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या हमें लाएमल बनाना चाहिए, ये जंग के मामला अगर बनते हैं या फिर ये मामला सॉल्व हो जाते हैं, दोनों सूरतों में। आमिर भाई, इसमें इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज की प्राइसेस अगर बढ़ती है ना, तो ये पाकिस्तान के लिए तबाहकुन है, क्योंकि पाकिस्तान बेसिकली इंपोर्ट करता है इन तमाम चीजों को, कमोडिटीज को भी, रॉ मटेरियल को भी, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी हमारी इंपोर्ट जो होती है क्रूड ऑयल के अंदर होती है। तो लिहाजा इन चीजों के अंदर प्राइस बढ़ने से पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और ये पाकिस्तान इकानमी के लिए बहुत नुकसानदेह है। नंबर दो, ईरान और जो अमेरिका के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट है, नो डाउट इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल की सप्लाई के ऊपर, प्राइस के ऊपर भी आता है। अब जैसे कि मुज़ाकरात जारी हैं, होने वाले हैं जारी, एक दो रोज में जुम्मे से ओमान के अंदर होंगे, फिर इस्तांबुल में होंगे। हम इससे उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकलेगा कि जिसके नतीजे में जंग की बजाय बाहमी गुफ्तगू के जरिए रास्ता निकाला जा सके और मामला स्मूथली चलते रहे। इसको कामयाब करने के लिए ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान, टर्की, बल्कि जो मिडल ईस्टर्न गल्फ कंट्रीज है, इनका भी मफाद यही है कि यहाँ पे जंग ना हो। क्योंकि अगर खुदा ना खासा की जंग का शोले भड़कते हैं ना, ये एक कंट्री तक महदूद नहीं रहेंगे, ये फैल के पूरी रीजनल, बल्कि आगे चल के वर्ल्ड वॉर की तरफ भी मामला जा सकता है। क्योंकि ये ज़ाहिरी तौर पे तो नजर आ रहा है कि जैसे यूएसए और ईरान का मामला है, लेकिन एक्चुअल ये सुपर पावर की एक प्रॉक्सी है, जंग है जो कि इस खित्ते में लड़ी जा रही है। इसमें इजराइल भी शामिल है, इसमें रशिया भी शामिल है, इसमें चाइना भी शामिल है। नंबर तीन, आपने कमोडिटीज की बात की, उसके अंदर गोल्ड और सिल्वर का मामला भी है। इसमें मेरी जो अपनी थोड़ी सी मालूमात है, इसके मुताबिक तो ये अमेरिका टैरिफ के जरिए मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ नेगोशिएट कर रहा है। उसके मुकाबले में चाइना, जो कि चांदी के अंदर यानी सिल्वर के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है, ये इसकी सप्लाई लाइन को कंट्रोल करके प्राइसेस के अंदर अप एंड डाउन आ रही है। बीच में चाइना ने सिल्वर की एक्सपोर्ट को बैन कर दिया, उसके नतीजे में ये बढ़ के $121 तक चला गया। बाद में इन्होंने लाइसेंस कंपनीज के जरिए एक्सपोर्ट स्टार्ट की, तो पता चला 40% सिल्वर की प्राइस नीचे आ गई। एट द सेम टाइम गोल्ड के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स हैं जो कि प्राइसेस की अप एंड डाउन के जरिए बन रहे हैं। अभी अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब ने एक नया चेयरमैन नॉमिनी किया है फेड के लिए, जो मार्च से चार्ज लेगा। इसके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग डॉलर के ऊपर बिलीव करता है, जिसके नतीजे में लोगों को ख्याल हुआ कि जब ये चेयरमैन फेड बनेंगे तो गोल्ड स्ट्रांग होगा। तो उसी एंटिसिपेशन के ऊपर गोल्ड के अंदर सेलिंग आ गई और गोल्ड घट के नीचे 44, 45 डॉलर, $100 से भी नीचे चला गया। अब दोबारा अगर जो रिकवरी की तरफ है, तो ये फैक्टर बहुत ज्यादा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो डिसीजन हो रहे हैं, सुपर पावर्स की जो पॉलिसी है, उसका इम्पैक्ट भी है। जिस तरह आपने अपनी शुरू की गुफ्तगू में फरमाया कि डॉलर की रिप्लेसमेंट के अंदर गोल्ड बेस्ड करेंसी लाने का मंसूबा भी रशिया, चाइना और दूसरे कंट्रीज के पेश नजर है। आपके इल्म होगा ब्रिक्स नाम का एक इकोनॉमिक ब्लॉक बना हुआ है।
इनका इरादा ये था, प्लान ये था कि कुछ अरसे के बाद हम गोल्ड बेस एक करेंसी लेकर आएंगे जो कि डॉलर को रिप्लेस करेगी। लेकिन इसके दौरान यूक्रेन की जंग स्टार्ट हो गई, ईरान का मसला स्टार्ट हो गया, ग्रीनलैंड का मसला स्टार्ट हो गया, वेनेजुएला का एक क्राइसिस स्टार्ट हो गया। तो ब्रिक्स का जो मामला था करेंसी लाने का वो डेफर हो गया। उसके नतीजे भी अंदर भी गोल्ड और सिल्वर की डिमांड के अंदर थोड़ा सा फर्क पड़ा। ये बहुत सारे मल्टी कॉम्प्लेक्स किस्म के इश्यूज हैं जिसके नतीजे में मार्केट अप एंड डाउन हो रही है। पाकिस्तान का जो रास्त मसला है ना वो गोल्ड और सिल्वर से ज्यादा क्रूड ऑयल है। और दूसरी कमोडिटीज है जो कि पाकिस्तान इंपोर्ट करता है और उनकी प्राइसेस ज्यादा होने से पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है और हम ट्रेड डेफिसिट और अल्टीमेटली करंट डेफिसिट का शिकार हो जाते हैं। अगर वो मामला होता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत तबाहकुन होगा, इसकी इकोनॉमी के लिए भी तबाहकुन होगा और स्टॉक मार्केट के ऊपर भी इसके असरात आएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वहां तक नौबत नहीं आएगी, बल्कि इससे पहले गुफ्तगू के जरिए मामला को थोड़ा सा निपटा दिया जाएगा और मामला आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन हो जाएंगे। और ये मामला आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन होते हैं तो अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी इंशाल्लाह ताला इसके साथ साथ ग्रो करेगी। ये मैंने आपको मुख्तसर सा बताया है जो मेरी मालूमात इस कॉन्टेक्स्ट में है। जी जी सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, थोड़ा मैं आपको आपके साथ ये भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि कुछ जो बड़े एनालिस्ट हैं दुनिया के, जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जो क्रूड ऑयल है ये $150 फी बैरल से $200 फी बैरल तक भी जा सकता है अगर ये मामला छिड़ता है। और गोल्ड जो है वो 7,000 से लेके $8,000 फी औंस तक भी ये जा सकता है। तो क्या अगर इस तरह की सूरत हाल होती है, मेरे ख्याल में तो ये मार्केटें टोटल दुनिया की ये क्रैश हो जाएंगी अगर ये इस तरफ जाता है ये मामला। तो क्या ये इस तरह की क्रिटिकल पोजीशन आ सकती है या ये सब रूमर्स है मार्केट में? इसका मुख्तसर थोड़ा सा जवाब दे दीजिएगा, बाकी फिर हम इसको वाइंड अप की तरफ चलें वीडियो। अगर भाई जो आपने जिन फोरकास्ट का जिक्र किया है, अगर मुल्क दुनिया के अंदर हालात वैसे बन जाते हैं कि एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ हम जाते हैं या इसके अलावा ईरान का यूएसए के साथ को मामला कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाता है, मामला बढ़ता है जिसमें रशिया भी इन्वॉल्व हो जाता है, चाइना भी इन्वॉल्व हो जाता है, फिर तो कोई वईद नहीं है कि जो आप बातें बता रहे हैं ये सच हो जाए। और इसके बाद तो फिर कोई इकोनॉमी या कोई पाकिस्तान जैसे कंट्री की स्टॉक मार्केट तो टोटल टोटल क्रैश हो जाएगी, ये समझ नहीं पाएगी। लेकिन मैं अल्लाह के घर उम्मीद करता हूँ कि इसकी नौबत नहीं आएगी। तो लोग जंग के और इस किस्म के शोले भड़काते रहते हैं, अल्लाह ताला अपने फजल और मेहरबानी से इन आग के शोलों को ठंडा करता रहता है। तो अच्छे की पॉजिटिव उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जहनी तौर पे कॉन्शियस होके रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करने चाहिए। खुदा ना हादसा इस किस्म की जंग और जदल का मामला बने तो सेफली आप उस स्ट्रेटेजी के तहत मार्केट से निकल भी सके। बहुत शुक्रिया सर आपका। दोस्तों देखिए, आप लोगों ने डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये वो चीजें हैं जो कुछ फैक्ट्स आपके सामने हमने रखे हैं, क्योंकि हर कोई देखें इस तरह की बातें नहीं करता, वो आपको सिंगल साइड दिखाएगा, लेकिन हम आपको एक तस्वीर के दोनों रुख दिखा रहे हैं। मार्केट जितनी तेज आपको नजर आती है, बाज़ औक़ात कुछ इस तरह के जो अभी हमने मामला आपके साथ डिस्कस किए उस तरह के हों तो ये बहुत ज्यादा गंभीर भी हो जाती है। तो लिहाजा बिल्कुल सही कहा ये नईम साहब ने कि आप इस मैटर को जो है डीपली देखते रहें, और अगर कोई मामला ज्यादा यानी कि कशीद की तरफ जाता है तो एग्जिट होना चाहिए। अदरवाइज अभी फिल वक्त तो कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं यानी कि लग रही, और बेहतरी की तरफ ही मामला लग रहे हैं कि इनके मामला कुछ इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। तो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह पाक भी हमें कहता है जी आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, इंशाल्लाह सब कुछ पॉजिटिव मिलेगा। तो हम आपने देखा है कि हमारा चैनल ही काफी दोस्त इससे वेल नोन हो चुके हैं कि हम पॉजिटिविटी आगे बखेरते हैं। हाँ, कोई इस तरह का कोई नेगेटिव चीज हो तो उसका भी हम बताते हैं। सर अब ये लास्ट क्वेश्चन थोड़ा है कि कुछ मार्केट में जो स्टॉक्स ऐसे हैं जिसके हवाले से काफी ज्यादा क्वेश्चन हैं, सवालात हैं, तो उसके हवाले से आपने मुख्तसरन बताना है कि ये स्टॉक्स में काफी लोगों के पास होल्डिंग्स भी हैं और कुछ लेना भी चाह रहे हैं। तो शॉर्ट करके थोड़ा बता दीजिएगा, टाइम भी हमारे पास थोड़ा शॉर्ट है। सबसे पहले फर्स्ट जो है फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, इसने पहले कैप लगाया, फिर फ्लोर लगाया, रिजल्ट भी अच्छा आया, उसके बावजूद ये डाउन है। क्या वजह है? असल में ना इसके बारे में एक्सपेक्टेशन ये थी कि बोनस आएगा, बोनस की एक्सपेक्टेशन के ऊपर ये प्राइस बढ़ी। और सेकंड इसके बारे में ख्याल ये था कि स्प्लिट होगा कि अपनी फेस वैल्यू को 10 की बजाय 1 रुपए में लेकर आएगा। जब इसकी बोर्ड मीटिंग हुई, अनाउंसमेंट आई, इन दोनों बातों में से कोई एक चीज भी इसके अंदर नहीं हुई।
सिंपल 8.5 रुपए डिविडेंड देके उन्होंने अपना अनाउंसमेंट फाइनल कर दी। तो उसके रिएक्शन में ये मार्केट प्राइस नीचे आई है। अदरवाइज कंपनी का फंडामेंट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी बेहतरीन जा रही है। और इस प्राइस के ऊपर 590 91 के ऊपर मेरे ख्याल में तो होल्ड करने वाला शेयर है, बेचने वाली चीज नहीं है। सर ये भी तो हो सकता है ना कि वो कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन दे के इसको सेपरेट अनाउंस कर दें या बोनस शेयर दे दें, ये भी तो जी मैंने आपको पॉसिबल। गुजारिश किया ना कि इसकी एनुअल अकाउंट्स की बोर्ड मीटिंग के दरमियान एक्सपेक्टेड था, तो ये अभी एनुअल पे नहीं किया तो मुमकिन है कि बाद के किसी क्वार्टर में कर दे। बिल्कुल। हर क्वार्टर में कंपनी को राइट हासिल है अनाउंसमेंट करने का। हम्म। सर आगे नेक्स्ट है जी बीएमएल। बीएमएल देखें पेनी स्टॉक था, अब माशाल्लाह देखें 80 रुपए से ऊपर ट्रेड हो रहा है और 100 रुपए की भी बातें हैं, 150 की भी बातें हैं, कुछ 50 की बातें भी कर रहे हैं। आप जरा रोशनी डालें कि बीएमएल आगे क्या करने जा रहा है। इसने देखें रिस्ट्रक्चरिंग करके अपने फंडामेंटल्स को मजबूत किया है, ना कि कंपनी वीक हुई है, तो इसका इम्पैक्ट इस पे। मेरे ख्याल के मुताबिक तो बीएमएल मजबूत हुआ है, इसके अंदर कमजोरी नहीं आई है। इन्होंने अपने कैपिटल की रिस्ट्रक्चरिंग की है, रिडक्शन इन कैपिटल किया है, जिसके नतीजे में प्राइस इसकी इंशाल्लाह ताला इन द फ्यूचर इंप्रूव होगी, बेहतरी की तरफ जाएगी। अगर किसी के पास शेयर पहले ज्यादा थे तो उसके प्रोपोर्शनेटली शेयर कम होंगे, क्योंकि कैपिटल रिड्यूस होने के नतीजे में नंबर ऑफ शेयर्स कम हुए हैं और इसकी मार्केट की प्राइस बढ़ गई है। कैपिटल गेन नहीं हुआ, ये तो टेक्निकली रिडक्शन इन कैपिटल के नतीजे में प्राइस बढ़ी है। अब आइंदा आने वाले दिनों में बैंक की परफॉर्मेंस जिस तरह मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही पॉजिटिव है, जब ये पॉजिटिव होगी तो इंशाल्लाह ताला प्राइस भी ग्रेजुअली बढ़ेगी। 50 की बजाय मैं तो हामी हूं कि ये 100 रुपए की तरफ जाएगा। जी दोस्तों आपने देख लिया, यानी कि हाईली रिकमेंडेड और बुलिश है। हेस्कोल के मुतालिक बताएं, डिफॉल्ट में अभी तक है और इसके पीछे रैली भी बनी है, उसके बाद इसका डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। लोग डरते भी हैं कि अपना डिफॉल्ट में है, और इसकी जब सुनते हैं कि ये मे बी डिफॉल्ट से बाहर आ जाए या अग्रेसिव मूवमेंट आ सकती है, रूमर्स है मार्केट में। तो आप क्या समझते हैं, लोगों को जिनके पास पड़ा है उनको होल्ड रखना चाहिए, जिनके पास नहीं है उनको लेना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? आमिर भाई इसको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये टर्न अराउंड स्टोरी है हेस्कॉल के अंदर। और इन्होंने मैनेजमेंट ने बैंक सिंडिकेट को एक प्रपोजल दी थी। उस प्रपोजल के जवाब में नेशनल बैंक ने 2 रोज पहले एक काउंटर ऑफर इनको दी है, जिसके अंदर इनके लोन रिस्ट्रक्चरिंग भी हो रहे हैं और इनको मोहलत भी दी जा रही है। अब वो हमारे इल्म में नहीं है कि जो काउंटर ऑफर बैंक ने दी है वो क्या है, वो सामने आ जाए तो हमें पता चल जाएगा। इसी चीज के लिए हेस्कॉल के बोर्ड मीटिंग ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक मीटिंग रखी है, जिसके अंदर तमाम चीजों को गौर खोज करके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट या मॉडिफाई करके इनसे नेगोशिएट करेंगे। जो ओरिजिनली हेस्कॉल की तरफ से प्रपोजल आई है, अगर वो 90% की एक्सेप्ट हो जाती है ना, तो मेरे ख्याल के मुताबिक इसके अंदर बहुत जबरदस्त किस्म की एक राइज आएगी और ये टर्न अराउंड स्टोरी होगी। लेकिन होल्ड शर्त रखना यह है कि चाहिए। बैंक्स होल्ड करना चाहिए, बैंक्स और मैनेजमेंट के दरमियान कोई रिकंसिलिएशन हो जाए, कोई एग्रीमेंट हो जाए जो कंपनी के हाथ में बेहतर हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अल्टीमेटली होगा ऐसे ही, पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं। जी दोस्तों हेस्कोल को होल्ड रखना चाहिए स्ट्रांगली, यानी कि आप अच्छे माइंड से बैठे, इंशाल्लाह जैसे ही इसकी कुछ बेहतरी की तरफ मामला आते हैं तो ये बढ़ सकता है। ये आगे है जी, एक ग्रुप है निशाद ग्रुप। इसके हवाले से आपने देखा जैको J5-7 प्रीमियम मॉडल जो पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड तक इनकी गाड़ियां जा रही हैं, और आज एक इनकी न्यूज आई है कि इनके कुछ इंजन में कुछ फॉल्ट्स आए हैं, रिकॉल किया है इसको कुछ सम इश्यूज की वजह से, और जिसकी वजह से आज आपने देखा पूरा ग्रुप CPL NPL और NML तीनों नीचे आए हैं। तो इसके हवाले से फर्दर बताएं कि ये ग्रुप आगे परफॉर्म कर सकता है या अभी ये कुछ इश्यूज की वजह से ये डाउन ट्रेंड में आ जाए। निशाद ग्रुप पाकिस्तान के चंद बड़े ग्रुप्स में से एक है। इनके फाइनेंशियल मसल भी और मैनेजमेंट मसल भी वेल नोन है, तो छुपी हुई बात नहीं है। इन्होंने जो लॉन्च की थी जैकू, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया मार्केट में, और उसी की वजह से ये शेयर की प्राइस 3 टाइम ऑलमोस्ट हो गई थी। अब ये टेक्निकल बात आप मुझे बता दें कि इस इंजन में कोई प्रॉब्लम आई है, तो एग्जैक्ट तो टेक्निकली मुझे मालूम नहीं है कि ये प्रॉब्लम क्या आई है और टेक्निकली कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे। लेकिन ग्रुप की रेपुटेशन और इसके मसल देखते हुए मैं पॉजिटिव एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसको रिजॉल्व भी करेंगे और दोबारा इसको बेहतर तरीके से मार्केट में लॉन्च करेंगे और अच्छे तरीके से चलाएंगे। मेरा इस ग्रुप के बारे में व्यू पॉजिटिव है। अगरचे शेयर होल्डर के बारे में डिविडेंड देने की पॉलिसी इस ग्रुप की बहुत अच्छी तो नहीं होती,
लेकिन ग्रोथ के एतबार से, अर्निंग के एतबार से, कैपिटल गेन के एतबार से इस ग्रुप में अच्छे गेन मिलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए ताकि ग्रुप की तरफ से, कंपनी की तरफ से क्लैरिटी आ जाए, क्लैरिफिकेशन आ जाए कि प्रॉब्लम क्या है, वो कैसे इसको रिजॉल्व करते हैं। तीनों में से एक कौन सा जो मेन लीड कर सकता है तीनों में? देखो जी, सबसे बड़ी जो उनकी कंपनी, पेरेंट कंपनी तो निशाद मिल ही है। निशाद मिल को देखा जाए तो साथ में बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत वो तो बड़ा डाइवर्सिफाइड है। जिस शख्स ने फास्ट रिकवरी या बहुत ज्यादा वोलेटाइल किस्म के शेयर में काम करना हो ना इस ग्रुप का, वो तो निशाद चुनिया पावर या निशाद पावर है, जो कि बराह रास्त ऑटो इंडस्ट्री के अंदर इनका एक्सपोजर है। अगर ये निशाद मिल का भी इन तमाम कंपनी की पेरेंट कंपनी होने के नाते उसके अंदर भी एक्सपोजर है, और टेक्सटाइल के अंदर भी है, और इसका तो डीजीहा के अंदर भी इन्वेस्टमेंट है, एमसीबी के अंदर भी है। लिहाजा पेरेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी तो निशाद मिली है, तो सबसे अल्टीमेटली बेनिफिट उसी के अंदर ही आएंगे। ये तीन स्टॉक है, मैं एक साथ ही बोलता हूँ, शॉर्ट सा उनका आंसर दे देना, उसके बाद फिर इसको हम क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। केल, बीओपी और मारी एनर्जीज, इनके हवाले से थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट बता दें और फिर वीडियो का इख्तिताम। बीओपी के बारे में बहुत ही पॉजिटिव हूं मैं। इसका रिजल्ट आएगा, बोर्ड मीटिंग आएगा, तब तक इसको होल्ड करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि प्राइस के अंदर एप्रिसिएशन भी होगी। मारी गैस भी बहुत अच्छा शेयर है जी, मारी गैस को भी मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। ग्रोथ ओरिएंटेड शेयर है, इसमें कोई इशू नहीं है, होल्ड करना चाहिए दोनों सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह अगर मौका आपको मिला लाहौर में जब तक है तो एक हमारे साथ लाइव आमने सामने बैठ के भी कीजिएगा। अगर आपका ये फ्राइडे आगे नेक्स्ट आ रहा है उसमें लगता है तो मैं अपने व्यूअर्स को फिर आपसे राब्ता करके बता दूंगा कि एक और सिटिंग होने जा रही है। तो दोस्तों, नईम साहब माशाल्लाह बुलिश हैं, एफएफसी में भी, बीएमएल में, हेस्कोल में, निशाद ग्रुप में, कैल, बीओपी, मारी, यानी कि आप तमाम सबको शुबात दूर करके इन कंपनीज के साथ दिल लगाएं और ये कंपनीज आपको इंशाल्लाह अच्छा रिटर्न भी देंगी। लेकिन असल बात ये होती है कि थोड़ा रखें। ये नहीं होता कि आज कोई आइटम बताइए तो कल कहेंगी बढ़ नहीं रही तो वो बढ़ नहीं रही। इसको 2-3 महीने 6 महीने के लिए आप होल्ड रखें, फिर देखें कि इनके रिटर्न्स कैसे आते हैं। तो दोस्तों, अकाउंट्स के हवाले से थोड़ी सी आपके साथ कर लें कि अकाउंट्स के लिए हमने स्पेशल वर्कशॉप ओपन की हुई है 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक, जिसमें हम फौरी क्विक सर्विसेज भी दे रहे हैं और इसके साथ साथ फ्री सर्विसेज। और किसी ने अगर अकाउंट शिफ्ट कराना हो उसके लिए भी आप हमसे रब्ता करें, ये आपके सामने नंबर चल रहे हैं। और इसमें आपको काफी और फैसिलिटीज हैं जो जब आप रब्ता करेंगे आपको हम बताएंगे। तो इन नंबर्स पे रब्ता करें, रफी सिक्योरिटीज में आप अपना अकाउंट खुलवाएं और बहुत सी फैसिलिटीज से एंजॉय करें। तो दोस्तों, ये एक एजुकेशन पर्पस जस्ट ओनली वीडियो थी, इसमें कोई भी स्टॉक के लिहाज से हमारी कोई एडवाइजेस नहीं थी। आपने कुछ भी डिसीजन लेना है इसकी बाइंग और सेलिंग के हवाले से, वो आपका प्योरली अपना डिसीजन होगा। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद, अल्लाह हाफिज।